हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है वो रहेगी रीट L1। जो अपन का फुल टेस्ट होता है उससे संबंधित रहेगी, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे जिनका प्रोमो आपको दिखाया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपके लिए ऐसी ही टेस्ट सीरीज और भी लानी है या फिर नहीं लानी है। तो इसी के साथ में अब हम आपके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का अति महत्वपूर्ण जो पहला क्वेश्चन है, क्या आज का हमारा अति महत्वपूर्ण जो पहला क्वेश्चन है उसको आपके समक्ष हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे कि गंभीरी नदी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। यानी पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये कौन सी नदी है। तो ये कौन सी नदी है अपन की? गंभीर नदी हो जाएगी। फिर उसके बारे में कौन सा कथन असत्य कथन है, क्या कौन सा कथन असत्य कथन है। तो भाई साहब पहले कथन को पढ़ो कि जो गंभीरी नदी है इसका उद्गम नादौती की पहाड़ियाँ श्री महावीर जी से होता है। तो भाई साहब एकदम सही है। कहाँ से होता है? जो नादौती की पहाड़ियाँ श्री महावीर जी है, यहाँ से अपन की गंभीरी नदी का उद्गम होता है। ये सही है। भरतपुर में यह नदी खानवा के मैदान का निर्माण करती है। तो भाई साहब अपन का ये भी एकदम सही हो जाएगा। क्या जब गंभीरी नदी आगे बढ़ती है और भरतपुर तक पहुँचती है तो वहाँ पे जाके खानवा के मैदान का निर्माण करती है। ये भी अपन का सही हो जाएगा। तीसरा पढ़ो, इस नदी पर राज्य का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित पांचना बांध संचालित है। तो भाई साहब ये भी अपन का सही हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना, ये भी सही हो जाएगा। तो अपन का जो उत्तर हो जाएगा वो देखेंगे अब हम। इसका प्रवाह करौली, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो भाई साहब ये अपन का एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन के धौलपुर और जयपुर में कोई गंभीर नदी को प्रवाह थोड़ी है। तो अपन का ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। आगे चलो, आगे कौन सा क्वेश्चन है अपन का? दूसरा, पलासन, गुमटी नाला, सूरी किसकी सहायक नदियां हैं। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है कि जो पलासन, गुमटी नाला, सूरी किसकी सहायक नदियां हैं। तो दूसरे का जो अति महत्वपूर्ण उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बाणगंगा नदी। ऑप्शन 3 अपन का सही हो जाएगा। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी गंभीरी की सहायक नदी नहीं है। तो भाई साहब मेरे लिए ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें से जो अपन गंभीर नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कहाँ? पांचना बांध पर। तो पहले ये देखो कि पांचना बांध गंभीरी नदी से सहायक है। तो पांचने में कौन कौन सी नदी जा रही हैं? तो भाई साहब देखो, भद्रावती जाए, भैंसावट जाए, अटा जाए और माची जाए, मतलब 5 नदी जाती हैं। लेकिन ये माजम नदी है, ये गंभीर की सहायक नदी नहीं है। तो उत्तर हमारा जो 3 है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। यानी कि हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो युग्म है वो असुमेलित है। तो चौथे क्वेश्चन को अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो ये बताओ सबसे पहले कि जो अजान बांध है ये कहाँ पे स्थित है। तो अजान बांध कहाँ पे? अजान बांध भरतपुर में स्थित है। दूसरा क्या है कि जो बाकली बांध है ये अपन का कहाँ है? ये अपन का जालौर में स्थित है। कहाँ पे? जालौर में स्थित है बाकली बांध। जो गुड़ा बांध है, क्या गुड़ा बांध कहाँ पे अपन का? बूंदी में स्थित है। और अपन का जो ये हो जाएगा गरदड़ा बांध, ये गरदड़ा बांध है, ये अपन का कहाँ है? बूंदी में। लेकिन ये अपन का गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब कमेंट करके आप सभी मेरे लिए ये बताएंगे कि जो अपन का पाली है उसमें कौन सा बांध स्थित है जो कि उस सारे क्षेत्र की सवाई माधोपुर, जयपुर आदि की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध में नदी क्या असुमेलित है, क्या असुमेलित है, ये अपन को बताना है। तो पांचवे का उत्तर क्या हो जाएगा ये अपन को देखना है।
देखो भाई साहब, शरीरी बांध, शरीरी नाका बांध कहाँ पे स्थित है? खारी नदी पे स्थित है। कौन सा? शरीरी नाका बांध। दूसरा क्या है? टोरडी सागर जो बांध है ये अपन का सहोदरा नदी पर स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। मदान बांध कहाँ पे? आयड़ नदी पे स्थित है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जो ये लसाड़िया बांध है ये बेड़च नदी पर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन जो 2 है एकदम गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6, बागेरी का नाका बांध किस नदी पर स्थित है? तो बागेरी का जो नाका बांध है वो अपन की बनास नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर स्थित है। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छे समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। कितना शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चंबल की बाईं तरफ से सहायक नदी नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल में बाईं ओर से नहीं मिलती है? तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, सातवें का क्या उत्तर हो जाएगा अपन का? आलनिया नदी चंबल में बाईं ओर से नहीं मिलती है। जबकि कुराल, चाकण और गुंजाली ये अपन की क्या है? ये अपन की बाईं ओर से मिलती हैं। कौन कौन सी? गुंजाली, कुराल, चाकण, ये सभी बाईं ओर से मिलती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, चंबल नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि हमें दिखाना है कि चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, जो कि एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसके संबंध में कौन सा कथन अपन का असत्य कथन है? तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आपके लिए उत्तर बताएंगे। यानी यह परियोजना राजस्थान और एमपी की 50-50 के अनुपात में है, तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्यों? जो चंबल नदी घाटी परियोजना है वो अपन के एमपी और राजस्थान की है, 50-50% अनुपात है इनका। यह 3 चरणों में हुई, तो भाई साहब ये एकदम सही हो जाएगा। जो पहला चरण है वो 1959 में, दूसरा चरण 1970 में और तीसरा चरण 1972 में। पहले चरण में 2 बांध बने थे, गांधी सागर और कोटा बैराज। अगले में राणा प्रताप और उसके बाद में अपन का जवाहर सागर 1972 में, फरवरी 1972 के समथिंग बन गया था। तो ये 4 बांध बने थे, 3 चरणों में बने थे। इससे क्वेश्चन उठता है। यानी कि इसके प्रथम चरण में गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बना, तो भाई साहब एकदम गलत क्वेश्चन हो जाए, ऑप्शन हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि पहले चरण में 1959 में जब ये इसका मतलब जब बांध बने थे तो इस पे एक तो गांधी सागर बना था और एक कौन सा बना था अपन का? कोटा बैराज बना था। जबकि अपन का प्रताप सागर जो बांध है ये दूसरे चरण में 1970 में बना था, तो ये अपन का गलत हो जाएगा। और इधर देखो, यानी कि इस परियोजना के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, यानी कि सबसे पहले गांधी सागर पड़े, फिर राणा प्रताप, फिर जवाहर और फिर कोटा बैराज को बनाया गया। तो एक एक चीज़ देखो तुम, पहले पहले तो भाई साहब गांधी जी आए, डंडा लाए। कहाँ से? दक्षिण से और उत्तर की ओर, यानी नीचे से और ऊपर की ओर। यानी गांधी जी जब डंडा लाएंगे तो भाई साहब गांधी जी डंडा ले आए, अब इनको दिग्गो कौन? महाराणा प्रताप दिग्गो। तो भाई साहब डरप के और कहाँ चले गए? जवाहर सागर में। फिर जवाहर सागर में गए तो वहाँ मिल गो इनको कौन? कोटा बैराज। तो कोटा बैराज में नहा के वे आ गए। तो समझ लो ट्रिक क्या है अपन की। यानी कि गांधी जी डंडा लेके आए, कौन है पीटवे? महाराणा प्रताप है। लेकिन वह पीट नहीं पाए, कहाँ चले गए? जवाहर पीटवे। तो और जो कहाँ चले गए वे? कोटा में। तो कहाँ से? नीचे से और ऊपर के, यानी दक्षिण से और उत्तर के क्रम में ये बांधों का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कितना शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। यानी कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपके लिए यहीं पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जा रहा है। चारों ऑप्शंस को भी विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है, जिससे कि आपकी अच्छी समझ बन सके, आपका पूर्ण विकास हो सके। तो जो 9वां क्वेश्चन है इसका हमको क्या? असत्य कथन की पहचान करनी है। क्वेश्चन पढ़ने में हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो सत्य पूछ रहा है या असत्य। यहाँ पे असत्य पूछ रहा है अपन से, तो अपन आगे सॉल्व करेंगे।
तो 9वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? तो पहले देखो भाई साहब, बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे भरतपुर में स्थित है? तो भाई साहब एकदम सही हो जाएगा क्या कि जो बाणगंगा नदी है इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है भरतपुर में स्थित है, ये सही है। चंबल राज्य की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है, तो भाई साहब ये भी सही है। और दूसरी नदी लूनी हो जाएगी, लेकिन लूनी और माही इनमें क्या है कि अपने आप में वो चलता रहता है कन्वर्जेशन। क्या, जैसे माही तो 12 मासी नदी है, लेकिन जो लूनी है वो जब अपने टाइम पे यानी बरसाती मौसम में बहती है तो अपने आप में बहुत ज़्यादा जल ग्रहण करती है, लेकिन सर्वाधिक सतही जल, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है कि कुकुंद नदी पर अलवर में बंद बारेठा बांध बना हुआ है, तो एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुकुंद नदी पर अलवर में बंद बारेठा बांध बना ही नहीं है। बंद बारेठा कहाँ पे स्थित है अपन का भरतपुर में स्थित है। और ये बताओ कि जो बंद बारेठा बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है? क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। 10वां क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तालाब शाही कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में स्थित है। कौन, जब जहांगीर का बेटा जो खुर्रम आया था, तो खुर्रम का एक कौन था, सेनापति था, उसने तालाब शाही का निर्माण धौलपुर में करवाया था। समझ में आ गया होगा कि तालाब शाही का निर्माण जहांगीर का बेटा खुर्रम का एक सेनापति था, उसने क्या धौलपुर में तालाब शाही का निर्माण करवाया था। सावन भादो जो झील है वो कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है, एकदम सही हो जाएगा। सरदार समंद कहाँ पे स्थित है? पाली में स्थित है। लेकिन कमेंट करके ये बताओ मुझे कि जो बाल समंद झील है ये कहाँ पर स्थित है? कौन सी बाल समंद झील कहाँ पर स्थित है? और अपन का जो मानमोरा बांध है, ये मानमोरा झील है, ये जयपुर में नहीं है, एकदम गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, तो ये एकदम सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। अब कमेंट करके ये बताओ कि जो सिलीसेड झील है ये राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? सीसारमा व भूजड़ा नदियाँ फतेह सागर झील में गिरती हैं। कितना शानदार क्वेश्चन है कि सीसारमा और भूजड़ा जो नदियाँ हैं वो कौन सी अपन के फतेह सागर झील में, समझ रहे हो कि नहीं? क्या अपन को देखना है आगे कि जो सीसारमा और भूजड़ा नदियाँ ये फतेह सागर झील में गिरती हैं या नहीं, तो ये एकदम अपन का गलत हो जाएगा। क्यों? ये अपन के फतेह सागर झील में नहीं गिरती हैं। अब आप बताएंगे कमेंट करके कि जो सीसारमा और भूजड़ा जो नदियाँ हैं ये किसके द्वारा और कौन सी झील के लिए लाई गई थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। बांडी व चंद्रा नदियों के जल को रोककर आना सागर झील को बनाया गया था, तो एकदम सही हो जाता है। और ये भी अपन का सही है। तो बांडी और चंद्रा नदी को रोक करके अपन की आना सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है उसका निर्माण किया गया था। तो अपन का जो सीसारमा, इधर देखो, जयसमंद झील से यानी सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई हैं, तो ये भी अपन का एकदम सही हो जाएगा। क्या? जयसमंद झील जो कि उदयपुर में स्थित है। लेकिन कमेंट करके ये मत बताओ मुझे कि आप जयसमंद झील के बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं। राजस्थान में ये बताओ कि राजस्थान में कितनी जयसमंद झीलें हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जयसमंद झील का नाम सुन करके उदयपुर कर आते हैं, लेकिन एक जयसमंद झील कहाँ पे? अलवर में भी स्थित है। कहाँ पे? अलवर में भी स्थित है। इसको नोट कर लिया जाए तो अच्छा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन 4 एकदम सही हो जाएगा। सीकरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? 12वां क्वेश्चन है। जो सीकरी बांध है उसका निर्माण अपन की रूपारेल नदी पर किया गया था। क्वेश्चन देखो, भीलबेरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन 13वां कि जो भीलबेरी जो जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है? तो पाली में स्थित है। अब मुझे ये बताओ कि पाली में कौन सी झील पड़ी है अपन ने? सरदार समंद जो झील है वो पाली में स्थित है। और पाली में एक बांध है, बहुत प्रसिद्ध बांध है जो कि मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है, तो वो कौन सा बांध है?
निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या असत्य कथन की पहचान अपन को करनी है? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। यानी सेई परियोजना द्वारा जवाई बांध पाली को अतिरिक्त जलापूर्ति की जाती है। तो भाई साहब एकदम सही है। क्या सेई परियोजना द्वारा जवाई बांध पाली को अतिरिक्त जलापूर्ति की जाती है? एकदम सही हो जाएगा। और जोजड़ी लूनी की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मरुस्थल से होता है। शेष सहायक नदियाँ अरावली से निकलती हैं। तो ये भी अपन का एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पढ़ो कि लूनी नदी की सहायक गुहिया नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित हैं। तो ये अपन का एकदम गलत हो जाएगा। और अपन का क्या है कि पाली की जीवन रेखा हेमावास बांध या बांडी नदी है। तो ये अपन का एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। निम्न में से कौन सी सहायक नदी का संबंध नहीं है? यानी साबरमती की कौन सी नदी है जो कि सहायक नदी नहीं है? तो 15वें का क्वेश्चन हो जाएगा अपन का क्या? भैंसावट, अटा, माची ये गंभीर की सहायक नदियां हैं जो कि पांचना बांध का निर्माण करती हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। और ये जिला करौली में स्थित है, जो कि बहुत अच्छा बांध है। आनंदीपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? तो भाई साहब कितना शानदार क्वेश्चन है। आनंदीपुर एक नहर है जो कि तुमने आजीवन जन्म जिंदगी कभी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आज आपको पढ़नी पड़ रही है। क्या आनंदीपुर नहर किस जिले से, किस नदी से निकाली गई है? तो अपन के 16वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा माही। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, माही नदी से आनंदीपुर नहर निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो कि निम्न में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। क्या असत्य युग्म की पहचान करनी है हमें? तो इसमें क्या है कि बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी खारी नदी, यानी बिजराल यानी कि इजराइल, तो इजराइल से क्या निकलती है भाई साहब? खारी नदी निकलती है। कहाँ से? इजराइल से कौन सी आ रही है? खारी नदी आ रही है। पादरला पाली, तो ये अपन का क्या गलत हो जाएगा? क्यों? यहाँ से ये नहीं निकलती है। बीछा मेड़ा से कौन सी सोम नदी, तो कौन सा मेड़ा? तो भाई साहब बीछा मेड़ा से सोम नदी निकलती है। हरिपुरा की पहाड़ियों से और बामनी नदी निकलती है। तो भाई साहब जो बामनी यानी ब्रह्माणी नदी है, यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं वो किसका पूजन करते हैं? हरि का। किसका पूजन करते हैं? हरि का। तो हरिपुरा की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है अपन की? ब्रह्माणी नदी निकलती है। तो मेरा औचित्य को ये जाति विशेष को इंगित करना नहीं है, आपके लिए खाली समझाना है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। सूकली नदी किसकी सहायक नदी है? 18वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सूकली नदी किसकी सहायक नदी है? तो पश्चिम बनास की सहायक नदी कौन सी है? सूकली नदी है। आगे पढ़ो कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए व असत्य कथनों को पहचानिए। क्या? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथनों को पहचानिए। तो अपन को 19वें में जो आंसर है वो देखना है। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि जो चंबल राज्य की एकमात्र नदी है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो भाई साहब एकदम सरासर गलत हो जाएगा, ये यूनेस्को की कोई धरोहर में शामिल नहीं है। अगला ऑप्शन पढ़ो कि जो भीखाबाई है जो सांगवाड़ा नहर माही डूंगरपुर से निकाली गई है। तो एकदम ये सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त है। कौन कौन से की? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त है। तो सही हो जाएगा। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। एकदम सही है। लेकिन कमेंट करके मुझे ये बताओ कि उदयपुर जिले की जीवन रेखा कौन सी झील को कहा जाता है? निम्न में से कौन सी नदी समूह आंतरिक अपवाह का भाग नहीं है? अब ये बताओ कि आंतरिक अपवाह का भाग कौन सी नदी नहीं है? तो 20वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
बिजौलिया शिलालेख किस चौहान शासक के काल का है? 21वें का उत्तर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर। यानी जो बिजौलिया शिलालेख है, अब ये बताओ कमेंट करके कि जो बिजौलिया शिलालेख है ये कौन से जिले में है? तो समझ रहे हो कि नहीं? और ये किसके काल का है? सोमेश्वर चौहान के काल का है। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो भाई साहब कमेंट मुझे बताओ कि जो अपन का कालीबंगा सभ्यता है इससे कौन सा काल संबंधित है? तो कौन सा काल है अपन का? 2500 ईस्वी से और अपन के 1500 ईसा पूर्व का काल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व की अवधि है। मुझे बताओ कि जो भारतीय इतिहास है इसमें जो राजपूत वंश हैं इनके प्रभुत्व की जो अवधि है वो कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी अपन की? 8वीं से 12वीं शताब्दी। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में रूबरू देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आप उन्हें हल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रेशर बहुत होगा। क्वेश्चन पढ़ो, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थापित की? तो भाई साहब ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी मंडौर से और मेड़ता लाई थी? तो भाई साहब कौन था वो? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम ने जालौर के किले का निर्माण करवाया था। कौन से का? जालौर के किले का निर्माण किसने? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किसका? जालौर के किले का। रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मर गया था? तो ये बताओ मुझे कि जो अपन के अलाउद्दीन खिलजी थे ये कहाँ से आए थे और क्यों आए थे? तो भाई साहब ये अपनी महत्वाकांक्षा के लिए राजस्थान आए थे, और जो इनका बहुत ही अच्छा सेना नायक था वो था उलूग खां और नुसरत खां। क्या उलूग खां और नुसरत खां था, जिसमें से नुसरत खां रणथंभौर अभियान पर सलट गया था, एकदम मार दिया गया था, नस नस ढीली कर दी। अगला क्वेश्चन देखो कि जो चंपारण की संधि है ये किन किन के बीच में हुई थी? क्यों? अब चंपारण की संधि नाम सुन के हमारा दिमाग जाता है कुंभा और रावजोधा, जबकि एकदम ये गलत अपन का ऑप्शन हो जाता है। तो ये जो चंपारण की संधि है ये अपन की मालवा और गुजरात के सुल्तान के बीच में हुई थी। अब तुम अपनी फेयर कॉपी में लिखो कि जो मालवा का जो शासक था वो कौन था और गुजरात का जो सुल्तान था वो कौन था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डीप भी बन सकता है। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो 27वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपन का बयाना। समझ रहे हो कि नहीं? कहाँ? बयाना के युद्ध में। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था अपन के? 1437 में। तो 28वें का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राम मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए थे? तो 29 का कितना शानदार है कि जो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी से, तो उसमें जो मालदेव है वे बिना युद्ध लड़े ही चले गए थे। और जो इनके महान सेना नायक कौन? जेता और कूपा थे। उन्होंने युद्ध लड़ा था कब? 5 जनवरी। और आगे तुम बताओगे कि कितना सन था? 1544 था या फिर कोई और सन था? किस अवधि में जोधपुर शासन खालसा रहा? ये क्वेश्चन बहुत बार उठ जाते हैं कि ऐसी कौन सी अवधि है जब जोधपुर का शासन खालसा रहा था? तो भाई साहब 1581 के टाइम पे जो जोधपुर था तो इसका जो शासन था ये खालसा रह गया था। 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था, जो कहाँ पर स्थित था? तो नील का कारोबार अपन के बयाना का स्थित है। 31वें का क्या हो जाएगा? बयाना। क्या हो जाएगा? बयाना हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखो कि अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? तो 32वें में क्या हो जाएगा अपन का? ऑप्शन नंबर 1। 32वें में क्या है अपन का? भरतपुर सबसे पहली रियासत थी जिसने कि 1803 में किनसे? अंग्रेजों से संधि कर ली थी। और लेकिन संधि के जो प्रयास सबसे पहले जयपुर ने किए कब? 1777 के समथिंग पृथ्वी सिंह ने
और उसके बाद किसने किए थे अपन के, उसके बाद किए थे जोधपुर ने। समझ रहे हो कि नहीं, ये अपन के बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अल्बर्ट हॉल में एक बहुमूल्य गलीचा स्थित है जो ईरान के शासक ने जयपुर के किस शासक को भेंट किया था। तो किस शासक को भेंट किया था, जयसिंह फर्स्ट को भेंट किया था। जगमंदिर महलों का निर्माण किसने करवाया था। 34वें का उत्तर हो जाएगा अपन के जगत सिंह फर्स्ट। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो जगमंदिर महल हैं इनका निर्माण अपन के जगत सिंह फर्स्ट ने कब करवाया था। आपके लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, 1620 1651। क्वेश्चन नंबर 35, वाणी विलास महल का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 35वां क्या है कि जो वाणी विलास जो महल है इसका निर्माण किसने, सज्जन सिंह ने करवाया था। किसने, सज्जन सिंह ने करवाया था। कौन से, वाणी विलास महल का निर्माण। नौचौकी महल कहाँ स्थित है। 36वें का क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि जो नौचौकी महल है ये किस जिले में स्थित है। तो कहाँ, उदयपुर में स्थित है। अब भाई साहब मुझे ये बताओ कि जो एक थम्बिया महल है, क्या एक थम्बिया महल है ये कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ, डूंगरपुर में स्थित है। और जो एक थम्बा महल है वो कहाँ अपन के, जोधपुर में स्थित है। सिंघवी की छतरी कहाँ पर स्थित है। 38वां क्वेश्चन है कि जो सिंघवी हैं उनकी छतरी कहाँ स्थित है। तो जोधपुर में स्थित है। अब देखो छतरियों से संबंधित कितना अच्छा क्वेश्चन है। असुमेलित की पहचान कीजिए। तो भाई साहब कीसर बाग की जो छतरियां हैं वो कहाँ पे स्थित है अपन की, बूंदी में स्थित हैं। एकदम सही हो जाएगा। चारबाग की कहाँ, कोटा में स्थित हैं। और कुकर राज की जो छतरियां हैं वो कहाँ पे हैं अपन की, रणथंभौर में स्थित हैं। बड़ा बाग की कहाँ है अपन की, जैसलमेर में स्थित हैं। कहाँ पे, जैसलमेर में स्थित हैं। समझ रहे हो कि नहीं। महासतिया कहाँ है अपन की, आहड़ में स्थित है। कहाँ पे, आहड़ में स्थित है। लेकिन जो आतेड़ा की छतरी है ये कहाँ पे, अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। कहाँ पे, अजमेर में स्थित है आतेड़ की छतरी। टहला की छतरियाँ, क्या टहला की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो टहला की छतरियाँ कहाँ, अलवर में स्थित है। छत्रविलास बाग की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं। क्या छत्रविलास बाग की छतरियाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो कहाँ पे, कोटा में स्थित हैं। कौन की, छत्रविलास बाग की छतरियाँ। असुमेलित की पहचान कीजिए। असुमेलित की पहचान कीजिए यानी कि हमको गलत बताना है कि इनमें से गलत कौन सा हो जाएगा। पहले अपन पढ़ेंगे 42वें क्वेश्चन को। तो 42वें क्वेश्चन में देखेंगे कि जो बंजारे की छतरी है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये लालसौड़ दौसा में स्थित है। एकदम सही हो जाएगा। जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। गंगाबाई की गंगापुर में स्थित है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये गंगापुर सवाई माधोपुर वाला है या फिर भीलवाड़ा वाला हो जाएगा। लेकिन जो कर्पूर बाबा की छतरी है ये ब्यावर में नहीं है। उत्तर अपन का ये सही हो जाएगा। आहड़ की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो आहड़ की छतरियाँ उदयपुर में स्थित हैं। कहाँ, उदयपुर में स्थित हैं। अमरगढ़ की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं। 44वां क्वेश्चन है कि जो अमरगढ़ की जो छतरियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। तो अमरगढ़ की छतरियाँ कहाँ पे स्थित हैं, भीलवाड़ा में अमरगढ़ की। यानी जो अमर आदमी है या अमर जो गढ़ है वो कहाँ का है, भीलवाड़ा का। हाथी और लालू, क्या हाथी और लालू दो शिल्पकारों ने किस हवेली का निर्माण किया था और उसके बाद में ताजमहल के कारीगरों के समान इनके हाथ काट दिए थे। तो बताओ भाई साहब वो कौन सी हवेली थी। तो वो थी अपन की नथमल की हवेली। जो अपन के 46वां क्वेश्चन है इसका अब हम आंसर देखेंगे। तो जो अपन का पुष्प हवेली है ये कहाँ पे, जोधपुर में स्थित है। एकदम सही है। राखी हवेली जोधपुर में स्थित है। बागौर की हवेली अपन के कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। जहाँ पर विश्व की सबसे कैसी छोटी के बड़ी पगड़ी रखी गई है। और पोखरन हवेली कहाँ पे स्थित है अपन की, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे नहीं है ये अपन के जैसलमेर में नहीं है। तो ये अपन का गलत हो जाएगा।
निम्न में से किस बावड़ी का निर्माण राजा टोडरमल द्वारा किया गया था? तो भाई साहब 47वां क्वेश्चन है कि कौन सी बावड़ी है जो कि 9 मंजिलों की बावड़ी है। क्या 9 मंजिलों की बावड़ी है और उसका निर्माण टोडरमल के द्वारा किया गया था? तो नीमराणा की बावड़ी जो कि अलवर में स्थित है और कितने 9 मंजिल की स्थित है। इसकी 9 मंजिल पूछ ली गई है कि इसमें कितनी मंजिल है, तो ये 9 मंजिलों की स्थित है। कहाँ? अलवर में। आगे देखो भाई साहब, असुमेलित की पहचान कीजिए। क्या असुमेलित की पहचान कीजिए 48वां क्वेश्चन है। तो इसमें असुमेलित देखेंगे अपन, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि जो बीरूपुरी बावड़ी है ये उदयपुर में स्थित है, एकदम सही हो जाएगा। और उदय बावड़ी डूंगरपुर में, सही है। नवखंड बावड़ी पाली में। तो जो 9 खंडों की बावड़ी है वो पाली में स्थित है। उदय बावड़ी डूंगरपुर में। उदय बावड़ी कहाँ है? तो डूंगरपुर में से क्या उदय होता है बावड़ियों का, तो उदय बावड़ी डूंगरपुर में। 9 खंड पाली में हो जाएंगे, बीरूपुरी उदयपुर। तो बिनौता अपन की प्रतापगढ़ में नहीं है, उत्तर सही हो जाएगा। नागर सागर कुंड नामक बावड़ी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? तो आप पहले ये बताओ मुझे कि जो नागर सागर कुंड है ये कहाँ पर स्थित है। 49वां क्वेश्चन है और इस पर कितने रुपए का, तो कितने 15 रुपये का डाक टिकट जारी है। तो नागर सागर कुंड कहाँ? बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर की बावड़ी किस रानी द्वारा बनाई गई थी? तो जो अपन के 50वां क्वेश्चन है इसमें जो त्रिमुखी बावड़ी है ये राम रसदेव द्वारा बनाई गई थी। पत्थरों की खुदाई जालियों की कटाई के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? तो कौन सी अपन की हवेली है वो प्रसिद्ध है? 51वें का क्या उत्तर हो जाएगा? अपन का 51वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पटवों की हवेली अपन की खुदाई या पत्थरों की जालीदारी कटाई के लिए प्रसिद्ध है। मालजी का कमरा कहाँ पे स्थित है? चूरू में स्थित है। 52वें का क्या हो जाएगा? मालजी का कमरा चूरू में स्थित है। प्रधानमंत्री की जो छतरी है वो कितने खंभों की छतरी है? 53वां क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री की जो छतरी है वो 18 खंभों की छतरी है। बूंदी की छतरियों में सबसे भव्य छतरी किसकी है? तो भाई साहब इस क्वेश्चन को आप 4th ग्रेड की जो अपन की वैकेंसी आ रही है उसमें देख लेना कि जो बूंदी की छतरी है इसमें से सबसे भव्य जो छतरी है वो किसकी है? विष्णु सिंह की है। किसकी? विष्णु सिंह की छतरी है। भौरा भगत की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो 55वां क्वेश्चन देखो, जो भौरा भगत है उसकी छतरी करौली में स्थित है। कहाँ पे? करौली में स्थित है। रावजी आड़ क्या? रावजी आड़ छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? 56वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बेगू में रावजी आड़ छतरियाँ स्थित हैं। बेगू में क्या है? रावजी आड़ छतरियाँ स्थित हैं। पाली में क्या है? खंड खंड की छतरियाँ स्थित हैं अपन की। समझ रहे हो कि नहीं? बंजारे की छतरी कहाँ पे स्थित है? 57वां क्वेश्चन है। तो 57वें क्वेश्चन का क्या है? लालसोट दौसा में किसकी बंजारे की छतरी स्थित है? कहाँ पे? लालसोट दौसा में स्थित है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? 58वां क्वेश्चन है। तो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। क्या? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 59वां क्वेश्चन देखो कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 59वें का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा अपन का? 1 बीकानेर में स्थित है। मरु वनीकरण शोध केंद्र की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1952 में मरु वनीकरण शोध केंद्र की स्थापना की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61वां कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? क्या? 61वां क्वेश्चन कितना घुमा के क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? जोधपुर में स्थित है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है अपन का? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कहाँ पे? आविकानगर टोंक। कब बना था? 1962 में। 63वें का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का?
1962 में बना था। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 64वां क्वेश्चन देखो, तो ये कब की गई थी? 1983 में की गई थी। निम्न में से सम्मिलित है, यानी निम्न में से बताओ कि कौन सा सम्मिलित है। तो 65वां क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, इसमें से सम्मिलित देखेंगे, तो इसमें से सम्मिलित है ये अपन का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65वां। तो क्वेश्चन नंबर 65वें का आंसर अपन को क्या है, ये लगाना है। क्या? ये लगाना। अब ये क्यों लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में सम्मिलित नहीं पूछ रहा, अपन से पूछ रहा है असम्मिलित। क्या? असम्मिलित। इसको अपन क्या कर लेंगे, क्योंकि बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है, राजकीय शुगर फार्म कहाँ, अलवर में स्थित है। तो अपन का उत्तर सी हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ। राजस्थान में सोरगम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 66वां क्वेश्चन देखो, सोरगम जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67वां। क्या? क्वेश्चन नंबर 67वां देखो कि इनमें से हमको सत्य कथन की पहचान करनी है। राजस्थान की जो नियुक्ति है इसका प्रावधान 155 एकदम सही है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। क्या? राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रह सकता है, ये भी सही है। लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित अधिपत्र द्वारा निर्वाचित करता है, एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर जो अपन का 3 है एकदम सही हो जाएगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग से हटाया जा सकता है, यह सुझाव कौन से आयोग का है? तो कौन से आयोग का है भाई साहब? ये अपन के पुंछी आयोग का है। लेकिन कमेंट करके मुझे ये बताओ कि जो ये राष्ट्रपति को जो महाभियोग के द्वारा अपन हटाते हैं तो कौन से आर्टिकल के द्वारा हटाते हैं? राज्यपाल की कौन सी योग्यता जो 157 में उल्लेखित है के बारे में कौन कथन सत्य है? तो भाई साहब सबसे पहले अपन देखेंगे कि राज्यपाल के जो अनुच्छेद हैं ये कौन कौन से और कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले 153। क्या? 153, फिर 154, 155, 156 और 157। तो सबसे पहले राज्यपाल होगा, उसके बाद कार्यकाल, उसके बाद नियुक्ति। तो क्या हो गया ये? रा का नी का यो। तो अपन की क्या हो जाएगी? ये योग्यता संबंधित हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? वो योग्यता संबंधित हो जाएगी। तो जो इसका उत्तर होगा 69वें का, 69वें का उत्तर क्या होगा अपन का? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन अपन की एग्जाम में रिपीट होते हैं। राज्यपाल के ऐसे या राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो 70वें का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक। कौन? रघुकुल तिलक, यानी आरपीएससी के अध्यक्ष भी थे और राज्यपाल भी थे। राजस्थान के वे राज्यपाल जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या? 71वां क्वेश्चन देखो, तो ये हो जाएगा अपन का AR किदवई। क्या? AR किदवई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो जो अपन का 72वां क्वेश्चन है इसका आंसर देखेंगे, जो बालिका शिक्षा और फाउंडेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं? BSF, बालिका शिक्षा और फाउंडेशन। 72वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30 मार्च 1995 को। कब? 30 मार्च 1995 को BSF यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 75%। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 24 में शिक्षक का कौन सा दायित्व उल्लेखित नहीं है? तो 74वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
एकदम सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा 24 में विद्यालय में नियमितता एवं समय पालन है और आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाएं भी हैं, पाठ्यक्रम संचालन भी है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 किस धारा में यह कहा गया है कि बच्चों के सीखने और समझने की प्रक्रिया में सीसीई को शामिल किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन का 29 धारा में कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनके सीखने और समझने की प्रक्रिया में सीसीई को शामिल किया जाना चाहिए। तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो अपन का RTE 2009 था इसमें कितने भाग और कितनी धाराएं थी। क्वेश्चन नंबर 76वां, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो भाई साहब 76वें का उत्तर हो जाएगा 25% आरक्षण। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 का कौन सा धारा राज्यपाल का नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 77वां जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा धारा नंबर 38 जो राज्यपाल का नियम बनाने की जो शक्ति है उसको प्रदान करता है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत जिला स्तर पर कितनी बालिकाओं का चयन किया जाता है? 78वां क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटी के अंतर्गत 4 बालिकाओं का चयन जिला स्तर पर किया जाता है। शानदार फुल फॉर्म देखो CLINK क्लिंक योजना का पूर्ण रूप है, यानी क्लिंक योजना है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है इसका? कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। आपके लिए रोज़ इसी तरह से शानदार टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करवाया जाता है। इसी के साथ वीडियो को एंड तक देखें और हमें अपना फीडबैक भी दें। RTE 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए सुनिश्चित करती है? तो भाई साहब 80वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा अपन का 6 से 18। नॉर्मली तो 6 से 14 है, लेकिन कोई दिव्यांग है भाई साहब तो उसके लिए 6 से 18 वर्ष कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 81, कस्तूरबा गांधी STDR योजना में कक्षा 10 उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए कक्षा 11 में अध्ययन होने पर कितने रुपए का STDR 5 वर्ष की अवधि तक देय है? तो 81वें का उत्तर हो जाएगा 2000 रुपये 5 वर्ष तक STDR कस्तूरबा गांधी के तहत बालिकाओं को 10वीं से 11वीं के बाद दिया जाता है। RTE 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित हैं, यानी कि प्रति सप्ताह अध्यापक के लिए कितने कार्य घंटे निर्धारित हैं? तो कितने? अपन के 45। ये क्वेश्चन अपन की जो 2023 में रीट मेंस हुई थी उसमें भी आया था। क्वेश्चन नंबर अब अपन का अगला है कौन सा? 83वां क्वेश्चन है RTE 2009 के अनुसार क्रम से प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षा में कितने न्यूनतम कार्य दिवस प्रत्येक सत्र में किए जाने चाहिए? तो 83वें का उत्तर हो जाएगा अपन का। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो। RTE 2009 के अनुसार क्रम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा में कितने न्यूनतम कार्य दिवस प्रत्येक सत्र में निर्धारित किए जाने चाहिए? तो 83वें जो क्वेश्चन है उसका उत्तर अपन का क्या हो जाएगा? तो अपन का उत्तर हो जाएगा कितना? अपन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 84वां क्वेश्चन पढ़ो। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव 2025 से संबंधित अशक्त कथन का चयन कीजिए। तो भाई साहब मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा कथन है वो अपन का अशक्त कथन है 84वें में। तो कौन सा है ये अपन बताएंगे। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो। राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह की शुरुआत 25 मार्च 2025 को बाड़मेर में महिला सम्मेलन में हुई, एकदम सही है। अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन 27 मार्च 2025 को भरतपुर में किया, एकदम सही है। अंत्योदय कल्याण समारोह कहाँ? भरतपुर में। 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा में विकसित एवं
सुशासन उत्सव मनाया, एकदम सही है। लेकिन जो अपन का ऑप्शन नंबर 4 है ये अपन का गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? 85वां क्वेश्चन देखो। तो भाई साहब सबसे पहले शिक्षित करने तो कहाँ जाना पड़ेगा? कोटा। क्या कोटा जाना पड़ेगा? तो मुख्यमंत्री भी कहाँ गए थे? कोटा गए थे। देश या देसी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनस फॉर्म कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो 86वां जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा पाली में। क्या देसी जो पशु हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए पाली में क्या एक्सीलेंस इंडिजीनस फॉर्म बनाया जाएगा? MLA क्या MLA LAD के नेतृत्व में गैर राजकीय संस्था की सहायतार्थ दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया है? अपन के 25 लाख कर दिया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है राजस्थान? चौथे स्थान पर रहा है। हाल ही में वन विभाग द्वारा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु कौन से ऐप का क्रियान्वयन किया गया है? तो 89वें का क्या उत्तर हो जाएगा अपन का? ऑप्शन नंबर 3 डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर राजस्थान के किन जिलों में ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट किया गया है? क्या पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? तो अपन का ये कौन सा है? 90वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन। ये अपन का जोधपुर, जयपुर और कोटा हो जाएगा। रेखांकित वाक्य में ये लोग खालिस्तान में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो जो 91वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या है? संकेतवाचक। क्यों? ये लोग यानी संकेत अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर जो 92 है इसमें क्या है कि या निम्नलिखित में से किस विकल्प में निम्न या विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक से निर्मित है? तो किसमें? भारतीय। क्यों? भारत से भारतीय बना हुआ है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से किस विकल्प में विशेषण शब्द है? यानी बताओ भाई साहब कि इसमें से कौन है, यानी कौन सा है जो विशेषण शब्द है? तो कौन, क्या ये? कई आविष्कार वाक्यांश में प्रयुक्त विशेषण है। तो 94 जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा अपन का अनिश्चित संख्या वाचक। क्यों? कई यानी अनेक। छियानवा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले कि निम्न में से किस वाक्य में स्थानवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो भाई साहब कमल जयपुर गया। कहाँ गया? जयपुर गया। 95वां क्वेश्चन है अपन का, इसको अपन पढ़ेंगे। यानी कि किस वाक्य में स्थानवाचक विशेषण है? तो भाई साहब ये अपन का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जयपुर की कोई विशेषता बताई नहीं जा रही है। अमित मेज पर बैठा है, तो अमित कहाँ पर? मेज पर बैठा है, नॉर्मल है। उत्तर अपन का हो जाएगा प्रेम बाहर खड़ा है। तो प्रेम कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। 96वां क्वेश्चन है भारत यानी भाषा शिक्षण में उपागम का महत्व नहीं है। तो 96 का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? ऑप्शन नंबर 4 बालक को संबंधी ज्ञान। ये सही हो, ये गलत हो जाएगा। तो उपागम का संबंध क्या है? सरल और रुचिकर बनाना, विश्लेषित रूप में प्रस्तुत करना, भाषा का अवसरानुकूल प्रासंगिकूल तात्विकरण करना। हिंदी भाषा शिक्षण उपागम में भाषण का प्रयोग किस स्थिति के लिए अधिक प्रभावी नहीं है? तो 97वां जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा अपन का 4 जिह्वा उष्ठकृति एवं उच्चारण अवयवों का अभ्यास करना भाषण के लिए जरूरी है। 98वें क्वेश्चन को पढ़ो आप। निम्न में से कक्षा शिक्षण के साथ प्रयुक्त होने वाला उपागम है? तो 98 का उत्तर हो जाएगा पाठ संसर्ग।
प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 99 क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, हाव भाव युक्त कविता पाठ करना। क्वेश्चन नंबर 100, ही इज वॉकिंग एज इफ ही, 100वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी ही इज वॉकिंग एज इफ ही वर मेड, एज इफ ही वर मेड, क्वेश्चन अपन का 100वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ेंगे, द पेटेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या 101वें में अपन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इसमें अपन को अच्छा जो ऑप्शन है वो अपन को भरना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि डिड यू सी हिम, यानी दिस वीक, यस आई सो, ये अपन का 102वां क्वेश्चन हल हो जाएगा। 103वें क्वेश्चन को देखो, 103वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वाई द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर राकेश विल हैव पास्ड, यानी क्या, राकेश विल हैव पास्ड हिज ग्रेजुएशन। 104वां क्या है अपन का, 104वां अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि ही वेंट, क्या, ही वेंट आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर द हैड टेकन हिज डिनर, विच मेथड इज नोन एज द क्लासिकल मेथड, तो भाई साहब कौन सा अपन का GTM जो मेथड है, ग्रामर यानी ग्रामर और ट्रांसलेशन जो मेथड है वो उसको अपन क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। इंग्लिश इज द लर्न, यानी कि क्या है, अपन अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इंग्लिश इज लर्न इन द सेम वे एज द मदर टंग इज लर्न, यानी कि दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विच मेथड, तो 106वें का उत्तर हो जाएगा, ये किसका, डायरेक्ट मेथड का है। 107वां क्वेश्चन देखो, 107वें क्वेश्चन में क्या है, एन यानी ऑडिटोरियम लेवल ऑफ टीचिंग, तो क्या हो जाएगा अपन में, टीचर यानी सेंटर्ड, यानी कि जो टीचर सेंटर्ड होती है। 108 है, तो 108वें का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि ए गुड मेथड शुड यानी एरोज ए लार्ज रेंज ऑफ इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, क्या ये अपन का सही हो जाएगा, 108वें का क्या, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 109वें क्वेश्चन को देखो, अब 109वें क्वेश्चन को तुम खुद हल करेंगे, मैं उत्तर बता रहा हूँ, अशांत अनावृति। 110वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। निम्न में से घटते क्रम में अपने भिन्नों को बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 112 को देखेंगे, उत्तर हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर 4। 113 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 114वें क्वेश्चन को पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है, तो भाई साहब 114वें का उत्तर आप बताएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा अपन का 4 सही एकदम। 115वां क्वेश्चन देखो कि गणित शिक्षण में संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे, तो 115वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा अपन का बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 116वां क्वेश्चन, 116वें क्वेश्चन का उत्तर कितना है, अपन को ये बताना है कि यानी गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है, तो अपन का क्या, एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना एकदम सही हो जाएगा। 117वें का आंसर देखना आपको। अब 117वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, क्या गणित शिक्षण में गणित विषय अध्यापन
को प्राय किन शिक्षण समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इन सभी का सामना करना पड़ता है। 118वां क्वेश्चन देखो। 118वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर 4, अवायवीय श्वसन के लिए असत्य कथन है। तो भाई साहब ये अपन का माइटोकॉन्ड्रिया यानी यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो एकदम असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि ये नहीं होता है। इसमें एक ग्लूकोज अणु 2 ATP में, तो भाई साहब एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। 119वां क्वेश्चन देखो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है ये सभी छात्र मुझे कमेंट करके बताएंगे। यानी कि कीटों में श्वसनीय अंग है, यानी कीटों में श्वसनीय अंग क्या है अपन का? तो क्या है अपन का? ट्रेकिया श्वसनीय अंग है। निम्न में से किस फेफड़े को हृदय खांच कहा जाता है? तो भाई साहब आप सभी जो देख रहे हैं ये मुझे बताओ कि जो हृदय खांच है ये कौन से हृदय को कहा जाता है? बायां, बायां यानी लेफ्ट साइड, यानी बायां यानी लेफ्ट साइड को कहा जाता है। श्वसन लय केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? 121वें क्वेश्चन को देखो। जो श्वसन लय यानी लय केंद्र है मस्तिष्क के किस में? अपन के मध्य भाग में पाया जाता है। 121वें का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 122वें को देखो कि श्वसन में गैसों के परिवहन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होती है? तो भाई साहब 122वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा अपन का सरल विसरण के द्वारा होती है। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर के हुए हैं एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। तो 123वां जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा अपन का रॉस, यानी पर्यावरण वह है जो व्यक्ति पर सीधा प्रभाव डालता है और उसके चारों ओर जो स्थित है, यानी हमारे चारों ओर जो श्री कृष्ण ने अपन ने क्या रास रचा रखा है वही वातावरण है अपन का। 124वां क्वेश्चन देखो, यानी प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है। 124वें का उत्तर हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर 3, यानी दोनों को ही कहते हैं। 125वें क्वेश्चन को देखो कि संभाषण प्रदर्शन विधि से छात्रों में कौन सी आदत विकसित की जा सकती है? तो कौन सी ये सभी आदतें विकसित की जा सकती हैं? कौन सी? रेखा चित्र निर्माण, घटना से निष्कर्ष निकालना, वैज्ञानिक परीक्षण। यानी दाब कुकर में यानी सब्जी जल्दी बनती है। संप्रत स्पष्टीकरण हेतु जिस विधि के उक्त उदाहरण तादाद में रखता है वह कौन सा है? तो 126वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक विधि। 127वां क्वेश्चन है, भारत में धात्विक अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो 127वें का उत्तर हो जाएगा 2। राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो भाई साहब किस देश के सहयोग से? अपन के यानी कौन सा देश है ये? अपन का चेकोस्लोवाकिया के द्वारा, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 129वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में की गई थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ऐसा राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम है 130वां क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। वरुणा, दुर्गामणि, पूषा, कल्याणी, वरदान, बायो 902 इत्यादि किस की फसल हैं? तो 131वां क्वेश्चन देखो आप, ये उत्तर हो जाएगा अपन का सरसों की अपन की नस्ल हैं। निम्न में से कौन सी एक अध्यापन समस्या नहीं है? 132वें क्वेश्चन को देखो तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि शिक्षक का आकर्षण न दिखना। यानी कि बहुत से शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो शक्ल और सूरत से आकर्षित नहीं दिखते हैं लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं। 123वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी एक समिति या शिक्षक शिक्षा से संबंधित है? तो भाई साहब 133वां क्वेश्चन देखेंगे अपन, तो कौन सी है? वर्मा समिति, यानी कि उत्तर हो जाएगा।
134वां क्वेश्चन देखो। 134वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा सेवाकालीन प्रशिक्षण है? तो कौन सा अपन का? निष्ठा। एक आदर्श शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक रूप से होना चाहिए? भाई साहब मुझे ये बताओ, आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो, आदर्श शिक्षक बनोगे या फिर नहीं, या फिर दौसा और अलवर के शिक्षकों की तरह आप भी यूट्यूब इंस्टाग्राम पर ही वायरल होगे? तो 135वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आत्मविश्वासी होना चाहिए, सामाजिकता की भावना होनी चाहिए, सदाचारी भी होना चाहिए। गर्भाधान के समय माता पिता से मिलने वाले गुणों को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब माता पिता से अगर कोई गुण मिल रहे हमको तो उनको अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 137वें क्वेश्चन को अपन देखेंगे। इसमें से अपन देखेंगे सही कथन कौन सा है। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से आकार में लंबे होते हैं, एकदम सही हो जाएगा। मानव कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी जो मानव कोशिका होती है उसका जो केंद्रक है उसमें कितने? 23 जोड़े, यानी 23 दूनी 46 गुणसूत्र होते हैं। आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारक होता है। आनुवांशिकताएं उसका वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। बाई गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो भाई साहब बाई गुणसूत्र किसमें? यानी सिर्फ पुरुष में उपस्थित होते हैं। तो 144वें का 2 हो जाएगा। वातावरण में सभी तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से और समय से भी प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन अपन के बूढ़े आदमी का है। बूढ़ा आदमी अपन की ज़िंदगी चालू हो जब से और ख़त्म है जा जब तक चलता रहे, इसीलिए वो कहता है कि जो आरंभ से और अंत तक प्रभावित करता है वातावरण। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो 142वें क्वेश्चन को देखो, कौन सा है जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो आवश्यकता का जो नियम है ये नहीं है। 143वां क्वेश्चन पढ़ो, शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। क्या? 143वां क्वेश्चन। प्रत्यागमन नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से कौन से गुणों को ग्रहण करता है? तो कौन से गुणों को? सामान्य गुणों से को ग्रहण करता है। 143वें में 2 हो जाएगा। आनुवांशिकता के जीव सांख्यिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो भाई साहब कौन है? गाल्टन। कौन है इसके? गाल्टन हो जाएंगे। 145वां देखो, मेंडल के कौन से नियम के अनुसार अंत में केवल शुद्ध गुणों वाली संतान रह जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बियोग का नियम। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? तो कौन सी इकाई है वो? आउटपुट डिवाइस में। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? तो भाई साहब कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? 147वें का उत्तर है, यानी रीड ऑप्टिकल ड्राइव सीपीयू का कार्य नहीं है। 148 प्रथम स्वदेशी भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? 148वें का उत्तर हो जाएगा 4। कौन सा है? शक्ति। कौन सा है? शक्ति। एक सीपीयू रजिस्टर है जिसका उपयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निर्देश के एड्रेस का संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो भाई साहब बताओ, 149वें का उत्तर हो जाएगा पीसीआर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों को का एक सेट होता है जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो भाई साहब उसे क्या कहा जाता है अपन का? उसे कहा जाता है डाटा बस। ये अपन की आज की जो अति महत्वपूर्ण जो वीडियो है ये अपन की समाप्त होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि इसी तरह की आपके लिए अति महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो लाई जाए या फिर नहीं लाई जाए।
जिससे कि आपका भला हो और आपके साथ साथ में ऐसे ही वीडियो आगे चलती रहे। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।